अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन। ये है रेड जोन फाइल्स। कल से एक ही खबर पे बार बार बात हो रही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में कुछ तब्दीली आने लगी है। क्या इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने इरादे पक्के कर रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की छुट्टी कराई जाए। अब इसके ऊपर बहस कल से छिड़ी हुई है और आज भी इसी हवाले से मुख्तलिफ बयानात आते रहे और वो जलती पे तेल फेंकते रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने आज ये मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी कोई ये औकात नहीं है कि वो उनकी हुकूमत जो है वो गिराए। और फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं केपी के, उनके हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो तो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। कुंडी साहब कहते हैं कि उनको जो है वो केपी गवर्नमेंट के खिलाफ को साजिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के अपने लोग ही इस काम के लिए काफी हैं। असद कैसर साहब ने भी आज इस मामले पे एक बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का है। किसी ने भी सूबे में एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। और उसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं एमल वली, उन्होंने भी ये कहा कि ताकतवर हल्के जो हैं वो केपी हुकूमत गिराने के हक में नहीं है। अली अमीन को वजीर आला बनाने वाले अब भी उनसे मुतमईन हैं और हम गैर जमहूरी इकदाम की डट के मुखालफत करेंगे। तमाम तर जो मामला थे ये शुरू इसलिए हुए क्योंकि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे जो रिजर्व सीट्स हैं वो जो रूलिंग कोलिशन है उसको मिली और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में उनकी तादाद जो है वो 50 होकर रहेगी। तो ये तो नहीं कि उनके पास नंबर्स आ गए रूलिंग कोलिशन के पास, लेकिन क्या सराहियाँ ये हैं कि अगर वो कोशिश करें तो वहाँ से कुछ लोगों को तोड़कर और हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है जब इतने लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसके हवाले से बात कर रहे हों। मैं ये भी आपको जिक्र कर दूं कि इरफान सिद्दीकी साहब जो कि पीएमएलएन के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई जो तजवीज़ है अदम एतमाद के हवाले से वो ज़ेर बहस नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह चुके हैं कि इस मामले पर कोई गौर नहीं हो रहा और JUI के जो लीडर हैं मौलाना फजल रहमान, उनसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए कोई इस वक्त तक गुफ्तगू नहीं है। तो जब इतना कुछ कहा जा रहा हो तो क्या उसके पीछे कुछ पक रहा है? क्या एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट को या रूलिंग कोलिशन को फायदा होगा अगर वो इस तरह की कोई कोशिश करें, या बेहतर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि मुश्किल हालात में वहाँ पे हुकूमत कर रही है उसको न छेड़ा जाए? इसके गिर्द इस वक्त सियासत घूम रही है। आज जरा गुफ्तगू करते हैं कि क्या ये मुमकिन भी है, इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई पेशरफ्त होगी। हमें तीन बहुत ही मोअज़्ज़ज़ तज्ज़ियाकार ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका तारुफ कराता हूँ। मोहसिन बेग साहब माय नाज कमेंटेटर हैं और एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रार खोड़ो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉन न्यूज़ में अपना ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं और डॉन अखबार में अपना कॉलम भी लिखते हैं। और कुछ ही देर में हमें एक और मेहमान है वो भी ज्वाइन करेंगी, मैं आपको तारुफ कराऊंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेग साहब, जब इतने लोग इस तरह की बातें कर रहे हों और हुकूमत के जिम्मेदार लोग कह रहे हों कि नहीं ऐसी कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेर बहस नहीं है, तो इसका हम क्या मतलब लें? यकीन कर लें कोई ऐसी बात नहीं है या वाकई में कुछ पक रहा है पीछे? बहुत शुक्रिया फाद साहब। बेसिकली तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन वो खुद से ही परेशान है। शायद उनके इंटरनल कोई पीटीआई में इख्तलाफ हो या कोई ऐसा लोग हों जो शायद उनको बता रहे हों कि जी हमें अप्रोच, या वो खुद से ब्लैकमेल कर रहे हों पीटीआई गवर्नमेंट को या गंडापुर साहब को। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की ऐसी अभी तक कोई सोच नहीं है, ना होनी चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। फिलहाल आप उनको गवर्नमेंट चलाने दें जैसे भी वो चला रहे हैं, वो क्योंकि मैंडेट उनको अगर केपी के प्रोविंस ने दिया है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे। ये उनकी थर्ड टर्म है पीटीआई की, तो नेचुरली उनके लोग ही डिसाइड करेंगे। इस वक्त डिस्टेबलाइज करना, मैं समझता हूँ वो सूबा जो है ऑलरेडी अंडर थ्रेट भी है और उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी ठीक नहीं है, तो छेड़ना नहीं चाहिए। रहेगी बात कि इसकी पॉसिबिलिटी
हो सकती है जैसे वो गंडापुर साहब या बाकी लोग बयान दे रहे हैं। देखिए, अगर किसी ने सोच लिया कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो टॉपल करनी है, तो मैं आपको बता दूं जितनी जल्दी गवर्नमेंट गिरेगी शायद गंडापुर साहब को समझ भी ना आए, क्योंकि इनके लोग मेजॉरिटी ऐसी है जो पहले भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो 1 सेकंड में डील करते भी हैं और पैसे भी पकड़ लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज खत्म होनी चाहिए फॉर एवर। और जो सेनेट इलेक्शंस में केपीके में होता है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं होता। तो मैं इस हक में नहीं हूं कि उनको टॉपल किया जाए या वहां एक ऐसी एक्सरसाइज करके और डिस्टेबलाइज की जाए। उसको स्टेबल करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी, प्रोविंस की भी है। लेकिन पॉलिटिकली कोई डिस्टेबलाइज इस वक्त केपीके को नहीं करना चाहिए। उनके बयान जो भी आ रहे हैं उसको दरगुजर करें, वो शायद बढ़के मारने के आदी हैं। वरना पॉसिबिलिटी इस मुल्क में, इस माहौल में, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन करना। लेकिन जरा देखिए, ये जो आर्गुमेंट है जो बेग साहब बात करें, वैसे अगर आप उसको इस नुक्ता नजर से इस मामले को देखें कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों चाहेगी कि केपी की हुकूमत को गिराया जाए। यानी लॉजिक तो यही कहती है कि एक हुकूमत जो बनी हुई है उनकी वो मुश्किल हालात में है, वहाँ पे जाहिर बात है कि एक भारी मैंडेट है, सपोर्ट है केपी में पीटीआई की, उसको गिराकर एक नया इतना बड़ा एक फ्रंट खोलना, यानी सियासी तौर पर तो मुझे कोई लॉजिक इसकी समझ नहीं आती। तो फिर क्यों ये बातें हो रही हैं आपके ख्याल में? सर फहद यार, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कभी कभी ऐसी ही बातें बातें तो होती रहती हैं और हमें इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ी सी खबरों की वैसी किल्लत चल रही है। जब जब से ईरान और इसराइल की जंग खत्म हुई है, तो और कुछ नहीं तो हमें एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिल जाता है। जहां तक मेरी जाती राय है, मैं तो कहूंगा मत छेड़ मलंगानू। हाँ, आराम से बैठे हुए हैं, बैठने दो। मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी काफी कंफर्टेबल है, मेरा ख्याल है कि वफाक भी उनके साथ काफी कंफर्टेबल है। दूसरी बात है कि जो बैग साहब ने बात की है, मैं 100% उसके साथ एग्री करता हूँ। मैं इसको एक स्टेप आगे ले जाऊंगा कि सर, अगर आपने गिरा दिया तो फिर क्या होगा? फिर आपको ही चलाना पड़ेगा ना। और जो हालात हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, हमने जो पिछले सिर्फ 2 दिनों में हमने जो वहां पर वारदातें देखी हैं, और आप किसी से भी बात करें, अभी मैं अपने ब्यूरो चीफ से बात कर रहा था, आज की ही बात है, कल की बात है, तो कहते हैं कि तालिबान के जत्थे फ्रीली मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब आप गवर्नमेंट गिरा देंगे, आप अपनी गवर्नमेंट लाएंगे, तो फिर ये सारी चीजें आपको ही आप ही तनकीद का निशाना बनेंगे ना। तो एक जो लॉजिक होती है कि जी नहीं, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए। देखिए, वफाक में तो आपके पास एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट कंट्रोल आ गई है। ये जो अभी बोनस में सबको रिजर्व सीट्स मिली है, और ये भी एक बड़ी मजेदार कहानी है, आपने यकीनन कई बार इसको कवर किया होगा। उसके बाद तो गवर्नमेंट कोalition के पास 2-2.5 अक्सरियत है, यू कैन पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जब ऐसी चीजें आपके हाथ में, आपको खैबर पख्तूनख्वा की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात सिर्फ है। इसलिए कि कहीं भी कोई ऑपोजिशन की पार्टी ना हो। और इस वक्त जो पीटीआई, मतलब जिसको बैकफुट पे धकेला गया है, राइट, आई मीन एवर सिंस इलेक्शंस, अभी एट दिस पॉइंट तो मेरा ख्याल है कि इतनी वीक विकेट तो उनकी कभी नहीं हुई। अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक ही सिर्फ हम तारीख देखें, तो आप उनको एक नया फिर कॉज दे देंगे, आप उनको एक नया रैलिंग पॉइंट दे देंगे, फिर आपको हर दूसरे दिन में 4-4 बार अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भुगतनी पड़ेंगी। तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन वो अलग बात है कि जो वफाक में ब्रेन्स हैं और जो हमारी रियासत की ब्रेन्स हैं, वो इसको इस तरह देख रही हैं। नहीं, इसके कुछ नहीं कह लेकिन सकता। मेरे से पूछे तो मैं तो हाँ, जैसे चल रहा है चल रहा है। आई एग्री विथ यू कि कोई लॉजिक जो है वो समझ नहीं आती। और वाकई में अगर कोई इस तरह का इकदाम उठाया गया तो उसके बहुत सारे और इस तरह के अनसर्टन रिपरकशंस हो सकते हैं, जिसकी इस वक्त रूलिंग कोलिशन को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए। मुनीज़ा जहांगीर भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट एंड एंकर। मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब और ज़रार खड़ो कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से एकदम गुफ्तगू शुरू हो गई है कि कुछ होने वाला है, उनको गिराने वाले हैं, आप क्या सुन रही हैं? ये वैसे को हवाई फायर हो रहा है या कुछ लोग ऐसे हैं फेडरल गवर्नमेंट में जो चाहते हैं कि इस तरफ बढ़ा जाए? बहुत शुक्रिया फहद साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में कल हमारी भी जो बातचीत हुई, तो उसके लिए JUI-FA का होना हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के साथ बहुत अहम होगा। अगर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना है और फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी बनाने हैं,
तो उसके लिए JUIF फिलहाल जो है वो हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि हाल ही में मौलाना फजल रहमान ने एक तकरीर की जहां पे उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत जाली है। फिर हमदुल्ला जो मेरे भी प्रोग्राम में कल आए हुए थे, उन्होंने भी JUIF के फॉर्मर सेनेटर हमदुल्ला, उन्होंने कहा कि ना हम समझते हैं कि वफाक की हुकूमत जाली, हम ये भी समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारा जो वोट है वो चोरी हुआ है और ये हुकूमत भी जाली है। मगर इस वक्त हम किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन या किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे कि हम PTI की हुकूमत को नुकसान पहुंचाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये फिलहाल मुझे लग रहा है कि शायद क्यासा राइयां ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान साहब क्या खुश हैं अली अमीन गंडापुर के साथ? तो अगर हम उनकी बहन की बात माने तो उन्होंने ऑलरेडी ये बयान दे दिया है कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हुए हैं, चूँकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने जो फाइनेंशियल बजट है वो खैबर पख्तूनख्वा का जल्द पास करा दिया और उन्होंने इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर कराया। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपनी पार्टी के अंदर मकबूल है, क्या वो इमरान खान की हमायत उनको हासिल है? तो मेरा ख्याल है कि उसका जवाब तो है कि नहीं है। अब क्या अली अमीन गंडापुर साहब को वो रिमूव इतनी आसानी से कर सकेंगे? आई थिंक दैट इज़ रियली द बिग क्वेश्चन, बिकॉज ये इतना आसान नहीं होगा। उसके अंदर टूट फूट का शिकार हो सकती है PTI, दे विल मेक देमसेल्व्स मोर वनरेबल, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक जो JUIF है वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है PMLN की, उसके साथ किसी भी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में आगे बढ़ने से शायद तो यानी उसका मतलब ये है कि फिलहाल जो स्टेटस को है वो सारों को सूट कर रहा है। वैसे भी बेग साहब वो जो अंग्रेजी की सेइंग है कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, नेपोलियन ने ये कहा था। तो फिर वाकई में इस वक्त PTI का जो हाल है, गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कुछ बीच में पंगा करने की। बिल्कुल आपने ठीक कहा है जी। बेसिकली इस वक्त उनको चलने देना चाहिए और जो भी वो काम कर रहे हैं, जो प्रोविंस में जिस किस्म की सूरत हाल है, नेचुरली उनके वोटर और सपोर्टर वो देख रहे हैं। बाकी प्रोविंस के अगर आप कंपैरिजन करें तो थर्ड टेन्योर में आके भी वो कुछ कर नहीं पाए सवाए बातें करने के। तो ऐसी सूरत में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जिस कंडीशन पे खड़ा है और जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए और जो इंटरनेशनल हमें अपनी पोजीशनिंग मिली है उसको बरकरार रखने के लिए कोई एडवेंचर, मिस एडवेंचर, इनसाइड पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना किसी को भी, मैं समझता हूँ ये आपकी फेवर में नहीं जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा काम किया, इकोनॉमी पे थोड़ी सी बेहतरी आई है, तो वो सारी चीजें आपको डिस्टर्ब होती नजर आएंगी। तो इतनी एफर्ट करके आप वाली बात है कि लेना क्या है वहां से, हासिल क्या करेंगे। और जहां तक मिर्जा ने कहा कि ये जो JUIF है, बिलीव कीजिए मौलाना साहब की ये ख्वाहिश पहले दिन से थी कि ये हमारे साथ ज्यादती होगी KPK में और हमारा वोट चोरी हो गया और ये हो गया। तो वो गुफ्तगू जब करते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूँ अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मौलाना साहब सबसे आगे खड़े होंगे क्योंकि उसकी बेनिफिशरी ये होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए। आप माहौल को बेहतर रखें, इनको चलने दें और इनकी जो कौमी असम्बली में भी सीटें हैं उनको एज इट इज रहने दें इनको। और इनको थोड़ी सी अगर समझ हो PTI वालों को तो इनको नेशनल पॉलिटिक्स में, पार्लियामान में एक भरपूर किरदार अदा करके और इस पॉलिटिक्स के जो लोग हैं और जो सियासी बेहतर जमाते हैं और गवर्नमेंट भी पॉलिटिशियंस की है तो आप उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें। इसमें फिर मुझे एक बात बताएं, मैं एक्चुअली दूसरे टॉपिक पे जाना चाह रहा था लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। मैं अब तीनों से आपकी राय लेता हूं। ये जो कल परसों से जो बात हो रही है PTI के अंदर, और कल यहाँ पे इनकी इस्लामाबाद में मीटिंग भी हुई है पार्लियामेंट्री पार्टी की, जिसपे अब बाकायदा तौर पर खुलकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारा जिस तरीके से जो एक रवैया है उसमें हमें लचक दिखानी चाहिए, हमें डायलॉग करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो लोग जेल में हैं उनका खत है। तो ये कल से डिबेट चल रही है। अली मोहम्मद खान साहब ने कल मीटिंग में भी ये तकरीर की, फिर उन्होंने अपनी तकरीर आज X पर बाकायदा पूरे एक मैसेज में लिख भी दिया कि मैं तो ये कह के आया हूं, जिसमें बार बार उन्होंने जिक्र किया कि जी हमें तो मुज़ाकरात करने चाहिए क्योंकि एंड गोल मुज़ाकरात ही होता है। और वैसे उसके नीचे उनको बड़ा, उन्हीं के जमात वाले बड़ा बुरा भला भी कह रहे हैं, उनकी ट्रोलिंग काफ़ी हुई। तो क्या आपके ख्याल में जेन्युइनली
अब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक चेंज्ड किस्म का रवैया नजर आने का इम्कान है, या ये बातें हो रही हैं लेकिन जो एक फैसला साज है उसने चेंज नहीं होना? फवाद साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आपसे क्विकली आपकी राय ले लूं, फिर मैं बाकी दोनों से पूछूंगा। अच्छा फवाद साहब, अगर आप देखिए कि पहले जो गुफ्तगू का स्टाइल था और जो टोन थी, वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ी सी नरम हुई है। एक्चुअली जितने असीरान ने खत लिखा, इनको बड़ी उम्मीद थी। ये पहले तो सोच रहे थे कि हम यलगार करके शायद फेडरल गवर्नमेंट को और स्टैब्लिशमेंट को दबा लेंगे। 9 मई भी उसका एक हिस्सा था। हाँ। फिर उसके बाद इलेक्शंस के बाद भी इन्होंने 2-3 बार इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो लश्करकशी की, उसका भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर इनको ख्याल था कि शायद ट्रंप आएंगे और ट्रंप आके फैसला करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई तो आपने इनकी स्टेटमेंट सुनी कि मोदी इनको बहुत मारेगा। वो वहां से भी मायूसी हो गई, अल्लाह ताला ने कुदरत कर दी। अब मायूसी को ये हमदर्दी में बदलना चाह रहे हैं। इनको मायूसी इसलिए है कि रिजर्व सीट्स भी गई और एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो असीरान है, बानी के अलावा उन बेचारों के बड़े बुरे हालात हैं। जो इनके वर्कर्स हैं वो बेचारे बहुत ही बुरी कंडीशन में है। मैं ये समझता था कि 9 मई का फैसला जल्दी करके उन बेचारों का, उनकी सजा भी 3-4 साल बनती होगी, तो इतनी तो उन्होंने काट ली हुई है। तो ऐसी सूरत में मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर आपने बात करनी है पॉलिटिकल लोगों से, गवर्नमेंट से, तो जरूर करें। वही बात है, एंड ऑफ द डे आपने क्रॉस द टेबल बैठ के कुछ चीजें हल निकालनी है। जहां तक ये कहते हैं कि जी सबसे पहले बानी को रिहा करो, बानी के केसेस क्रिमिनल नेचर के हैं, वो कोर्ट से रिहाई तो बात की बात है, ठीक है ना जी। अब दूसरी बात आ जाती है कि आया जो बातचीत करनी है, जो बातचीत करने वाले हैं, या जो इस वक्त पीटीआई के सरकर्दा लीडर आप देख रहे हैं टेलीविजन पे और बयानात में, उनके पास मैंडेट है कि वो बात करेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से या गवर्नमेंट से? उनके पास मैंडेट नहीं है। वो जस्ट प्लेइंग लाइक ए मैसेंजर। वो जाते हैं, अडयाला से पूछ के आते हैं, बाहर आके बयान दे देते हैं। उनकी अथॉरिटी, और तो जब तक अथॉरिटी ना हो तो क्रॉस द टेबल को बिठाता नहीं। और इसीलिए मुझे जरा मुझे तो ये लगता है कि ये जो अगेन ये नॉन स्टार्टर है। हर थोड़ी देर बाद कोई मुज़ाकरात की बात शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी लचक दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी तरफ कम अज़ कम मेरी तो ये राय है कि गवर्नमेंट को भी कोई ज़्यादा शौक नहीं है। वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जाए? वो तो एक बड़ी आइडियल जगह पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट हो रही है, वो 2/3 अक्सरियत लेके बैठ गए हैं। दे आर एज कंफर्टेबल एज दे कैन बी। तो वो क्यों चाहेंगे बातचीत करना? नहीं, देखिए अगेन पिछले 365 दिनों में तकरीबन 750 बार ये बात हुई है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, होने चाहिए, ये हो रहा है, लचक दिखाई जा रही है। लोग यार हम सब जानते हैं, इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है हमारे लिए कि आप पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। ये जो बातें हो रही हैं माजी में भी हुई है और इसकी एक टाइमलाइन होती है जो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक फीलर आएगा, एक लीक आएगी कि जी मेरा ख्याल है कि बात करनी नहीं चाहिए। जैसे आजकल एक बार फिर आ रहे हैं और फिर ये टॉक शोज में भी डिस्कस होगा, हर जगह डिस्कस होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग कहेंगे ये हो गया वो हो गया। लेकिन फिर आएगी एक ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से, जो भी ट्वीट कर रहा है मुझे नहीं पता, और फिर ना सिर्फ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनके ऊपर एक लोहे का ताला भी लग जाएगा, वो मोटा वाला, पुराने जमाने वाले होते थे ना, हैवी लॉक, वो लग जाएगा और ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। एंड आई मीन आप जैसे आपने अभी कहा फाद कि पॉलिटिशियन ऑन द ग्राउंड नए पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने से अगर टाइम था वो उस वक्त था जब ये थोड़े से ऑफ बैलेंस थे, प्री द पाकिस्तान इंडिया वॉर, प्री ये जो सारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हुई हैं, प्री इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जब इस्लामाबाद पर मार्चेस हो रहे थे, ये हो रहा था, यूएस कांग्रेस में धड़ाधड़, मतलब रिचर्ड ग्रेनवेल साहब फ्री इमरान खान की ट्वीट्स कर रहे थे। इतनी रीट्वीट्स तो मेरे भाई को अपनी जिंदगी में नहीं मिली होंगी जितनी उसको मिली। तो ये जब जितने फॉलोअर्स उन्होंने ग्रेनवेल साहब ने उस जमाने में जमा कर लिए, वो मेरे ख्याल में सारी उम्र भी अगर लगे रहते तो उनके इतने फॉलोअर्स। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी पूरी ट्विटर का करियर एक तरफ और वो एक हफ्ता उसके लिए एक तरफ, राइट? उसने कहा यार मैं तो, मतलब मेरे अपने मुल्क में कोई नहीं मुझे पूछता, ये लोग तो मेरे मुरीद हैं। तो पॉइंट बीइंग कि अगर पीटीआई चाहती या अगर कोई उनको ये प्रिवेल कर देता, वो तो एक अलग बात है कि कोई नहीं समझा सकता,
तो वो टाइम था टू गेट कंसेशंस। लेकिन नहीं, आप इसी मतलब मैजिकल थिंकिंग में थे कि जी एकदम हम पहुंचेंगे वहां पे, हुकूमत गिर जाएगी। यही होता है ना, जब आप ज्यादातर मतलब आप अपने दिमाग से नहीं सोचते, आप आदिल राजा के दिमाग से सोचते हैं, तो फिर यही नतीजा होता है कि म्यूटनी होने वाली है, ये हाँ, होने वाला है, वो होने वाला है। ट्रंप आएगा तो बस वो उसका पहला काम होगा कि वो परे हट, मैं अदयाला जेल की सलाखों को हल्क की तरह खोल के उनको बाहर निकाल दूंगा। क्यों क्यों कहेगा वो ऐसे? हाँ, वो टाइम तो उसको कोई गुजर गया जानता मेरे ख्याल में। वो क्या? जो उसको देखो, एक, उसने अपने जिगरी दोस्तों के साथ क्या हाल किया, इलॉन मस्क से पूछो यार हाँ, जाके। तो उसको पॉइंट तो इज कि डिपोर्ट जब करने के मैजिकल चक्करों में थिंकिंग होगी, द टाइम इज गॉन। अब मेरा ख्याल है अगर कोई डिबेट बचती है वो ये है कि अब जो भारी मैंडेट आ गई है हुकूमत के पास, हाँ, दैट इज उसके द, साथ करना क्या है, बिल्कुल। एक्चुअली उसके मैं साथ क्या कुछ करना मैं एक्चुअली मुनीजे से यही पूछना चाह रहा था जो अभी आपने कहा। मुनीजे चले, है। रेड योर माइंड। ये तो हमने एग्री कर लिया बिल्कुल, ये तो हमने एग्री कर लिया कि स्टेटस को में कोई बड़ी तब्दीली होती नजर नहीं आ रही, ना मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ना कुछ और होने जा रहे हैं अभी तक तो, बारिंग कोई एक अनफोर्सीन चीज हो बारिश जाए। सब अनफोर्सीन हाँ, इवेंट, तो वो तो बिल्कुल। किसी को पता नहीं चलता। नहीं लेकिन नहीं, ये जो बिल्कुल दो एक्टली। तिहाई आ गई है मुनीजे, अब इसके बाद तो इनके पास, गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही यानी कि इतना ताकतवर वेपन आ गया, इतना इख्तियार आ गया, वो जो मर्जी चाहे करें। और या उसमें नॉर्मली जब आप दो तिहाई आपके पास अक्सरियत आती है तो आपको कम से कम ये तो जहन में खौफ होता है, या एक खदशा होता है, या एक चेक होता है कि मैं कोई बेदरेक कुछ कानून साजी कर दूं तो कल को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगा। अब वो भी नहीं वो है, भी नहीं है। वो भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है, वो साथ साथ वो जो है सर वो सो सर अन अकाउंटेबल अनचेक्ड पावर है गवर्नमेंट के पास। इस दो तिहाई इस पावर के साथ गवर्नमेंट क्या करेगी? आप क्या सुन रहे हैं? और ज्यादा पावर समेटेगी, और ज्यादा यही तरामीम है, आएंगी, या ऐसा ही है। कोई बड़े मेजर जो है वो तरामीम की बात हो रही है, यानी 18वीं तरमीम या एनएफसी, क्या करेंगे इस पावर के साथ? देखिए फाद साहब, जहाँ तक गवर्नमेंट अपने लिए कोई पावर समेटे, तो हम तो सिर्फ इसकी दुआ ही कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो अपने लिए जो सिविलियन स्पेस उसने खोई है वो वापस ले ले। मगर अनफॉर्चुनेटली दो तिहाई अक्सरियत के साथ भी और सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी हम समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इस तरह की जुर्रत नहीं कर सकती। इसलिए चूँकि वो जो अपने सिग्नल्स हैं वो कहीं और से ले रही है, और उन्होंने ही इनको जो सिग्नल दिया होगा उसके तहत ही उन्होंने आगे चलना है। तो अब जो बात हो रही है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं रऊफता साहब, उन्होंने तो ऑलरेडी खैर मकदम कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने का खैर मकदम करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आप बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए थे वो नाकाम हो गए हैं। तो फिर अगर नाकाम हो गए हैं तो फिर कैसे नाकाम हुए, क्यों नाकाम हुए, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात जो JUIFA फिर से कर रही है कि जी हमें खदशा है, और PTI ये बात करती है कि जी हमें खदशा है कि जो साबिक पाटा के इलाके हैं इसको वापस फेडरल गवर्नमेंट अपने मातहत करना चाहती है, और वहाँ पे मादनियात की जो ज़खायर है उसके ऊपर उनकी नज़र है। तो अगर ऐसा है और वाकई में वो माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर जो है, चूँकि वो पास नहीं हो रहा खैबर पख्तूनख्वा से और वो चैलेंज हो गया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर, तो अगर उनको डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए मिनरल्स के ऊपर और वहीं पे वो ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा फाटा पाटा को अपने बुनियादी हकूक से वो महरूम करके उसको फिर से फेडरल गवर्नमेंट के मातहत कर दे, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? आपने अदालतों की तो बात की, आपने पार्लियामेंट में बैठे लोगों की भी बात की, मगर देखिए एक वहाँ पे एक इंडिजिनस मूवमेंट उठ चुकी हुई है और वो अब हर बात नहीं मान रहे हुक्मरान जमात की या हुक्मरानों की। आप देख लें कि वज़ीरिस्तान में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि जी आप अपने घर छोड़ के आप यहाँ से चले जाएं, और उन्होंने कहा कि जी हम बहुत दफ़ा दरबदर हो गए, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम अपने अब घर मजीद नहीं छोड़ सकते, तो आपने हमारे ऊपर ऑपरेशन करना है, बमबारी कर रहे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, आप लोग कर लें। सो देखिए वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे एहतजाज होता रहा है, मेन स्ट्रीम चैनल्स उसको ज़रूर कवर नहीं करते, मगर बात यह है तो शायद ये वजह बन सकती है, जायज़ किस्म की, आपके ख्याल में ये वजह बन सकती है 27वीं तरमीम के लिए?
देखिए, इस तरह की आवाज़ें तो आ रही हैं। एक तरफ से रऊफ अता साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हाँ सदर हैं, एक भारी ओहदा उन्होंने संभाला हाँ हुआ है। फिर आप देखें कि JUIFA ये बात करी है, आपने कल की खबर देखी होगी कि अमीर मुकाम साहब ने वहाँ पे एक जिरगा किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो जिरगा सिस्टम है हम वापस लाना चाहते हैं फाटा फाटा में। तो अगर जिरगा सिस्टम इतना ही अच्छा है तो आप इस्लामाबाद में ले आए, आप पंजाब में ले आए। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। डू स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदेद। ब्रेक से अगर 27वीं तरमीम की बात हो रही है, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई इख्तियार तो उन्होंने ले लिया और 2/3 अक्सरियत जो है वो हर जो भी रूलिंग कोलिशन है उसका ये ख्वाब होता है। अच्छा, अब अगर आ गई है तो जाहिर बात है वो इस्तेमाल होगी, उसको लेकर रखेंगे तो नहीं। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी? आप क्योंकि बहुत बाखबर हैं, आपको बहुत हद तक आइडिया होता है कि क्या पकड़ा है। ये जो नई इनके पास इख्तियार आया है, इस इख्तियार को लेकर सरकार क्या करना चाहती है? वैसे फहद साहब, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि आप कोई 27th जो है अमेंडमेंट लाएं और उसमें जो भी आपने डालना है, अभी ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल से आप आज पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, मतलब जब से पाकिस्तान बना है, तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि आप ऐसी कोई तजवीज़ जो भी दे उसको रद्द करें और इकोनॉमी पे जोर दें और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं आपके बहुत बेहतर हुए हैं, उससे फ़ायदा उठाइए। और जो रियासत को और जो आवाम को मसाइल हैं, देखिए पावर गेन करना हमारे यहाँ, गवर्नमेंट तो क्या पावर गेन करती है, एस्टेब्लिशमेंट भी कर लेती है, लेकिन आपने इकोनॉमी पे जोर देना है, आपने बिजनेस फ्रेंडली एक माहौल देना है, आपने इस मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है। इसके अलावा आपके पास अगर आज भी आपको एडवेंचर करना चाहें तो वो मैं तो उनको कहूँगा वो मत करें, और उसका ये वक्त नहीं है। वक्त है, आप इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबल करके आप पूरी दुनिया को इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए। अभी 3 दिन से अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो Zoom पे मीटिंग्स दे लाइक टू कम इन पाकिस्तान, स्पेशली हमारा जो बलोचिस्तान एरिया है, जो माइनिंग है, जो हमारे मिनरल्स हैं। तो इसी तरह अगर आपने ये स्टेबिलिटी ही नहीं लानी, स्टेबिलिटी तो जुड़ी हुई है इकोनॉमी के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो इसके ऊपर तो हाँ आपको देखें, जो पावर है वो गलत इस्तेमाल के लिए नहीं होती, वो अच्छे के लिए भी हो सकती है ना। तो आप उसको अच्छे के लिए रखिए, ना कि आपने गलत काम के लिए रखनी है। बेग साहब, जो मुनीसे का पॉइंट था वो एक्चुअली यही था कि आगे के 27वीं तरमीम में अगर माइंस एंड मिनरल्स वाला मामला है, वो बिल है, खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अगर उसको नहीं कर रही तो किसी तरीके से इस तरह की तरामीम कर और वो जो मामला है वो दूसरी तरीके से उसको हैंडल किया जाए। तो यानी बेसिकली अगर कोई तरमीम आती है, अभी तो खैर ऑब्वियसली हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आती है तो उसके पीछे लॉजिक तो हमें यही बताई जाएगी कि जी हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, इससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इससे हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आर्ग्यूमेंट तो यही दिया जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं फवाद साहब, बलूचिस्तान में केपी में, दोनों में सेम प्रोविंस, सेम सिचुएशन है। गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, ये उसका राइट है, और इसी तरह प्रोविंस का भी राइट है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उसमें वो पार्टनर बने और एक टैक्स वसूल करे। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो फेडरल टैक्स वसूल करे। आपको पता है रिको डिक का मसला जब खराब हुआ और वो छोड़ के चले गए, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट से पाकिस्तान के खिलाफ एक डिग्री ले ली। जो पैसे उन्होंने डिग्री में अवार्ड हुए वो पाकिस्तान पूरे के पास नहीं थे। अब मुश्किल से वो वापस आए। उसमें 25% शेयर जो है वो प्रोविंस का है और 12.5% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। ये वो पैसे हैं जिससे अगर हम ये मिनरल्स और माइंस देखें, पाकिस्तान अगले मेरे ख्याल में 50 साल वो कैपेसिटी हासिल नहीं कर सकता जिससे माइन एंड मिनरल डेवलप किए जा सके। उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कंपनीज और नो-हाउ चाहिए। जरा अब गवर्नमेंट के ऊपर क्योंकि उस तरीके से कुछ चेक तो है नहीं, तो क्या अब उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल यही है कि और ज्यादा इख्तियारात जमा किए जाएं, ये कहकर कि हम ये मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, या ये है कि वो अब खामोश होकर बैठे
इसी जो इस टाइम जो उनके पास स्ट्रक्चर है जो 2/3 उसको कंसोलिडेट करें, और जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप रिफॉर्म करें, ओवर रीच ना करें। ओके यार, आई वुड लाइक टू थिंक कि वो ओवर रीच नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा तारीख पर नजर डालें तो हमें ये पता लगता है कि देखिए, जो पेट की भूख होती है ना, आप खाना खा लोगे आपका पेट भर जाएगा। जो ताकत की भूख होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। राइट, यू ऑलवेज वांट मोर, यू ऑलवेज वांट मोर। अगर आप में खत्ते में एक मिसाल देखनी है तो आप इसराइल को देख लें। पेट तो कभी नहीं भरता ना यार, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तुम्हारा मुल्क भी चाहिए, तुम्हारा दमास्कस भी चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये हर लेवल पर मैं मेरी नाकस राय में मैंने तो हर लेवल पर ये भूख देखी है। मेरा ख्याल है कि अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त इसलिए आने वाला है क्योंकि हमेशा हम सुनते हैं कि जी देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। अब हम देखेंगे कि क्या ये वाकई सच है या नहीं। बिकॉज एक लेवल पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अचीव्ड है, जैसे ही आपने अचीव की वो हम सबके सामने उसको, अब पूरी उसकी तारीख में जाने के लिए हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। उसके साथ अब आपने करना क्या है। मैं चाहूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं, जैसे बेग साहब कह रही है, यकीनन जैसे बनीज़ जहांगीर साहिबा भी कहेंगी, इसी पॉइंट पर आई थिंक इसमें इत्तेफाक राय है हम सबका कि हम चाहेंगे कि अब बैठ के ना यार कुछ काम कर लो, कुछ मुल्क के लिए भला कर लो। ये जो हमारा बूम बस्ट साइकिल है, ये जो हमारी कांस्टेंट गोइंग फॉर लोन्स, आई मीन अभी हाल में हमने 4 बिलियन का मेरे ख्याल रोल ओवर कराया, फाइनेंसिंग कराई है चाइना से, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। इस साइकिल को तोड़ना है क्योंकि हमने देखा है कि आई मीन मिलिटरीली सही है, कन्वेंशनली मिलिटरीली वी आर स्ट्रॉन्ग, इंसर्जेंसी के साथ है को मुंह देने के लिए एक अलग सिचुएशन है, वो हम वहां पर एक तसल्ली बख्श माहौल नहीं है। इन चीजों को आपने अब फुल फोर्स के साथ सॉर्ट आउट करना है, ऑन जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, ऑन अ वॉर फुटिंग। तो जिस तरह हमने भारत का मुकाबला किया है, मेरा ख्याल है कि अब जो हमारे माशी मामलात हैं उनका भी मुकाबला उसी तरह करना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी ना अब हीलिंग टच भी हमें देखनी चाहिए, थोड़ी सी हीलिंग टच। हमारे मुल्क में देयर आर मेनी डिवाइड्स, एथनिक डिवाइड्स हैं, सेक्टेरियन डिवाइड्स हैं, हर किस्म की डिवाइड्स हैं, क्लास डिवाइड्स हैं। थोड़ी सी बराबरी लाने की कोशिश करें। नहीं तो ठीक है, आप एक बैंडेड लगा देंगे, आप एक टांका लगा देंगे, लेकिन जो मर्ज है उसका इलाज नहीं आप कर सकेंगे। इट विल कम बैक इन सम वे शेप और फॉर्म। मुझे इस बात का डर जी। मुनीज़ा, क्या आप ये शेयर करती हैं ये जो फियर है या डर है जिसका ज़रा बात कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी तो आ गई, यानी अगर स्टेबिलिटी हम इसी को कहते हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर वो तो आ गई है। किस कॉस्ट पे आई है वो एक अलग बात है, लेकिन उस स्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज, चैलेंजेस जो कि शायद सप्रेस हो गए हैं, गायब नहीं हुए, सप्रेस हो गए हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त रूलिंग सिस्टम के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज एनीवेयर इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स वांट टू बी सीन टू बी लेजिटिमेट। इतना तो है ना कि वो चाहते हैं कि लोग हमें चाहें और हमें ऐसे देखें कि हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। मैं समझती हूँ दिस इज़ द लल बिफोर द स्टॉर्म। और मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम रोज़, फात साहब आप भी, हम रोज़ खबरें पढ़ते हैं और एक जो सप्रेशन है ना वो आप एक हद तक रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक का दौर अभी तक चल रहा होता या जनरल मुशर्रफ का दौर जो है वो अब तक चल रहा होता। तो मेरा ख्याल है कि सप्रेशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोग इतने रेजिलियंस रहे हैं और उनकी इतनी लंबी हिस्ट्री है सप्रेशन को लड़ने की, और इससे ज़्यादा सप्रेशन लोगों ने यहाँ पे देखी है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि वक्त आता है जब लोग बिल्कुल तंग आ जाते हैं और फिर वो जो है उसका रद्द-ए-अमल हुकूमतों को फेस करना पड़ता है। तो देखिए, मैं चूँकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, तो हाल ही में हमें भी एक मजबूरन स्टेटमेंट निकालनी पड़ी क्योंकि हम एक बहुत बड़ा इदारा है, मगर हमें भी काम करने से रोका जा रहा था। और अब आज ही मैंने तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट पढ़ी, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, और उन्होंने ये कहा कि हमें एक दूसरे को मिलने के लिए NOC चाहिए। अब हम अपने मुल्क में एक दूसरे से मिलने के लिए हम क्यों NOC लें, या किसी जगह हम मुलाकात करना चाह रहे हैं, किसी होटल में कोई सेमिनार करना चाह रहे हैं, तो किस मुल्क के अंदर आपको NOC लेनी होती है? हाँ, जलसे जुलूसों के लिए कई जगहों पे आपको NOC लेनी होती है,
मगर एक मुलाकात के लिए या एक कन्वेंशन होल्ड करने के लिए, जो छोटी सी कन्वेंशन हो या राउंड टेबल हो, उसके लिए आपको एनओसी तो नहीं चाहिए। तो देखिए ये जो पुलिस स्टेट ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसका एक नेचुरल बैकलैश होगा। और देखिए पूरी तरह भी ऑपोजिशन कैसे खत्म हुई है, अभी भी पीटीआई बोलती है, इनके अपने इत्तेहादीन के खिलाफ बोल रहे हैं। आप पीपल्स पार्टी को कई दफा सुने तो वो बोलते हैं इनके खिलाफ। सो लोगों के अंदर अभी भी ये एहसास है कि जिस तरफ मामला जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, इनको खुद एहसास है। आप पीएमएलएन के लोगों से बात करें, वो खुद इस बात को रियलाइज करते हैं कि जी जिस तरफ चीजें जा रही हैं वो अच्छी नहीं है, और अपने आप को ये कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एचआरसीपी का आप जिक्र कर रही है, ये मैं कल सुन रहा था, बल्कि इनके ज़रार के साथ ही हारिस खलीक बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा सेगमेंट था, मैंने पूरा सुना था। वो यही इशू वो चल रहा है। और ऑब्वियसली देखिए, अगर एचआरसीपी जैसी क्रेडिबल, वेल नोन, इफेक्टिव, रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर ये हो रहा है, तो क्लियरली फिर एक सवाल तो उठता है कि वो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिनके पास उतनी बड़ी और ऊंची आवाज नहीं है जितनी एचआरसीपी के पास है, तो उनके पास क्या चॉइस है? तो ये बेग साहब, ये जेन्युइन सवाल उठता तो है। अगर आप इजाजत दें, मैं बस एक छोटी सी चीज का इजाफा करना चाह रहा हूँ कि देखिए एचआरसीपी मतलब एचआरसीपी क्या करती है, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाएंगे, इस चीज पर मजम्मत, उस चीज पर मजम्मत, कितने लोगों तक पहुंचती है ये बातें, राइट? कितने लोगों पर असर पड़ता है? नॉट टू मेनी। ये कोई कलदम तंजीम नहीं है, ये कोई मुसल्ला तंजीम नहीं है, ये कोई तहरीककार नहीं है। जितना उनके ऊपर आजकल के वो मजबूर हो गए हैं उनको एक इस तरह का बयान जारी करने का, कल हारिस से बात हो रही थी जैसे आप कह रहे थे, लेकिन इस मुल्क में ऐसी तंजीमें भी हैं जिनका काम ही है नफरतें फैलाना, जिनका काम है इश्तियाल अंगेजी, और वो तो ओपनली ऑपरेट कर रहे होते हैं ना। तो स्टेट किन पर हार्ड है, किन पर सॉफ्ट है, इन पर भी, इस चीज पर भी तो नजर डालनी चाहिए। आई मीन एचआरसीपी को साइडलाइन करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? यू नो, सो दिस अगेन वही बात ना कि इतनी हमें पावर मिल गई है, लेकिन और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। देख साहब, ये कितना बड़ा इशू है। एक लिमिट होता है, इसका एक लिमिट होता है। ये डाउन साइड है ना जी फवाद साहब, ये कोई इशू ही नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क में कभी भी आइडियल गवर्नमेंट तो रही नहीं है। ये अगर आप कंपैरिजन करें यूरोप के साथ या अपनी नेबरिंग के कंट्रीज के साथ, तो पाकिस्तान इज स्टिल बेटर इफ यू लुक अराउंड। तो कंपैरिजन करना जी बाकी यूरोपियन अमेरिकन के साथ, तो वो मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती होगी। जिस मुल्क में हम रहते हैं ये ऐसे ही चला आ रहा है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। कोई गवर्नमेंट आज तक मुझे तो आइडियल नजर नहीं आई। अगर आपको नजर आई तो बता दीजिए। नुक्स निकालने हो तो मैं 100 नुक्स सारी गवर्नमेंट्स पे निकाल दूंगा, इन पे भी निकाल दूंगा। मैं तो ओवरऑल ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बेहतरी लाने की जरूरत है। ओवरनाइट चेंज नहीं, यानी माइंड सेट बदलना नहीं है। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है ना, वो सर गैजेट तो वही है जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के हैं, जिससे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सारी चीजें, लेकिन माइंड सेट हमारा थर्ड वर्ल्ड है। उसको बदलने में ओवरनाइट नहीं बदल सकता। आप, मैं और सब ने कोशिश करनी है। जो तनकीद करते हैं, मैं कहता हूँ आपने क्या इस मुल्क के बेहतरी के लिए काम किया वो बता दीजिए। आपने क्या पार्टिसिपेट किया इस माशरे को बेहतर करने के लिए। तनकीद करना हर बंदे का हक है। मैं ये कहता हूँ कि यार कहीं से बेहतरी शुरू हो, कहीं से बेहतर हो, आगे जाके हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए, तो अल्लाह कोई सेंस परवेल करे इन लोगों को, इस माशरे को। और जो गवर्नमेंट है वो भी हम में से ही लोग हैं। बहस हमारी जारी है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और मुख्तलिफ पहलुओं पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। टू स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अब मुनीज़ देखें ना, ये थोड़ा सा एक डिलेमा है हमारे लिए। हम चारों जो ये बात कर रहे हैं, और मैं ऑब्वियसली ये बड़ा यानी कि इसको हमने एक सोशियोलॉजी की क्लास नहीं बनाना, लेकिन इशू ये है कि स्टेबिलिटी का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बेग साहब ने भी इस्तेमाल किया, और ग्रजिंगली लोग ये कह रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि रोज आए दिन जो है वो हुकूमत को गिराने के लिए दंगा फसाद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी, जो 90 की दिहाई में होता रहा, पिछले 5, 6, 8 साल से हम देखते रहे। और जब वो सब कुछ होता था तो हम जैसे लोग ही कहते थे कि नहीं, जब तक कोई बेसिक रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनेंगे तब तक जो है वो मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अब रूल्स ऑफ द गेम तो पता नहीं बने कि नहीं बने,
लेकिन ये जरूर हो गया है कि वो जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो थम गया है या उसको थमा दिया गया है, और उसकी वजह से आ गई है कुछ हद तक अपेरेंट स्टेबिलिटी। अब उसका जो डाउन साइड है, जो अभी बेग साहब भी बात कर रहे थे, वो ये है कि जब इन्फोर्स्ड स्टेबिलिटी आएगी, अगर ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही तो इन्फोर्स्ड स्टेबिलिटी आ गई। अब जब इन्फोर्स्ड स्टेबिलिटी आई तो उसकी डाउन साइड ये है कि फिर हार्ड स्टेट फिर हार्ड ही होती है, फिर उसकी कुछ कॉम्प्रोमाइजेज होती हैं, फिर लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर आपको अपनी आवाज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये एक एक्सेप्टेबल कॉस्ट है, यू थिंक? अ लॉट ऑफ पीपल से कि फॉर नाउ ये एक्सेप्टेबल कॉस्ट है, करने दें ताकि कम से कम मुल्क आगे चले। जरा देखिए, बड़ा थका हुआ जुमला है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना कि डू दे एक्चुअली डिलीवर। देखिए, जहाँ तक राइट्स की बात है ना यार, अब ये पुरानी बातें हो गई हैं बहुत ज्यादा। कहाँ है वो राइट्स? किधर हैं? किस मुल्क में? आप मुझे दिखाएं किसके लिए है वो राइट्स। ना, पिछले 2 सालों से हम क्या देख रहे हैं? लाखों फलस्तीनियों को कत्ल किया गया। वेयर आर द राइट्स? वेयर इज द ह्यूमैनिटी? वेयर इज द डेमोक्रेसी? हाँ, जो मतलब ईरान में जब मुजाहरे हो रहे थे तो सारे वेस्टर्न फेमिनिस्ट अपनी बाल काट रही थी, मैं काट नहीं सकता, कम है। वो आप कहाँ हैं जब गजा में विमेन आर गिविंग चाइल्ड बर्थ विदाउट एनेस्थेटिक, जब बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, कहाँ है वो सर? तो ये जो राइट्स और पीपल्स फ्रीडम्स और ये वो, मेरे लिए अब ये पुरानी बातें हो गई हैं। सही है यार, गिव मी अ हार्ड स्टेट, लेकिन फिर वो स्टेट किस पर हार्ड है और किस पर सॉफ्ट है, ये फिर मैं सवाल पूछूंगा। और जो मुझे नजर आ रहा है अभी, मोहसिन साहब ने भी उस तरफ इशारा किया है कि फिर वो जो एक्चुअली वाकई ही मुल्क में इश्तियाल फैला रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, फिर उनकी तरफ भी तो एक नजर करम होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि देखिए, अगेन HRCP ने सेमिनार कर लिया यार एक होटल में, कौन सी कोई कल हुकूमत गिर जाएगी? कौन सा कोई मुल्क 4 टुकड़ों में हो जाएगा? कुछ नहीं होना। एक छोटी सी खबर बनेगी जो हम अपने शोज पर शायद कवर ही ना करें। हो सकता है कि अखबार के छठे पेज पर कोई एक अखबार, और अखबार पढ़ता भी कोई नहीं है, वेबसाइट पर तो कहीं नहीं आपको नजर आएगी। तो ऐसी चीजों को रोकने से आप सिक्योर नजर आते हैं या इनसिक्योर? मेरी नजर में तो इनसिक्योर नजर आते हैं। और फिर अगर आप इनसिक्योर हैं तो क्यों? क्यों भाई? किस चीज के ऊपर इनसिक्योर हैं आप? सब कुछ है आपके पास। नाउ इट इज टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। जी। तो मुनीज़े, फिर जो मैं पहले बात कर रहा था, अगर स्टेबिलिटी के जरिए कुछ बेहतरी आ रही है तो शुड वी गिव दिस इनफोर्स्ड स्टेबिलिटी अ चांस? Well, we don't have a choice. we don't have a choice. We don't have a choice. देखिए ना, लोग ये भी कहते थे कि स्टेबिलिटी जो है वो तालिबान लेके आए हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म के माशरे में रहना चाहते हैं। क्या आप साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड चाहते हैं? क्या आप तालिबान टाइप स्टेबिलिटी चाहते हैं यहाँ पे? और आप हार्ड स्टेट की बात करते हैं, हमने तो जब से हम देख रहे हैं हम डंडे ही खा रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों चाहे वो वकील हों, लोग डंडे ही खा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी होप्स आई थी, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने कुछ आज़ादियाँ देखी थी, मगर थ्रू आउट यहाँ पे एक बड़ी रिप्रेसिव स्टेट रही है। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ के जो लोग हैं इस किस्म की स्टेबिलिटी को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? उनसे पूछें तो सही। क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय हो? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पे कदगने हो? और अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे कदगने हों और उसकी बिना के ऊपर स्टेबिलिटी आए, तो फिर वो एहतजाज नहीं करेंगे और फिर वो सड़कों पे नहीं निकलेंगे, फिर वो अपने सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे। मगर ऐसा हो नहीं रहा। आप किस किस्म की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? अगर स्टेबिलिटी ये है कि लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, वो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी ये होती है कि जो एक जमहूरी हुकूमत बैठी है उसके रूट्स हों अवाम के अंदर, तब स्टेबिलिटी आती है। नहीं तो जो अफगानिस्तान में हुआ है वो हुआ है। आपने स्टेबल गवर्नमेंट्स लाए ना, अशरफ गनी की सूरत में कारजाई को आप लाए, कहाँ से स्टेबिलिटी थी उनकी? तो देखिए, बात यह है कि आप अवाम के बगैर, जमहूरियत के बगैर कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं? मैं समझती हूँ वो एक कॉस्मेटिक स्टेबिलिटी होती है और वो एक ऐसा बबल होता है कि उसके अंदर आप छोटी सी भी सुई डालें तो वो यूं करके फट जाता है। तो खुदारा आप कोई होश के नाखुन लें और जो आपने खुद फैसले किए, हमने तो नहीं किए,
आपने खुद फैसले किए बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठ के 2007 में, बड़ा अच्छा आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया, आप उसके तहत ही चल लें। क्योंकि जो लोग हैं, इतनी बड़ा मुल्क है ये, कोई छोटा मुल्क नहीं है पाकिस्तान, इतना बड़ा मुल्क है, आप इसको कैसे मजल कर सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप इसको मजल कैसे कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बेग साहब, कॉस्मेटिक स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हैं, मुनीज़े कह रही है कॉस्मेटिक स्टेबिलिटी जो है वो डिलीवर नहीं कर सकती। मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि आप पाकिस्तान, जिस मुल्क का नाम पाकिस्तान है जिसमें आप रहते हैं, आप ज़रा उसकी हिस्ट्री तो उठा के देखिए। एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की एक हकीकत है। आपको पसंद है, आपको नहीं पसंद, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप समझें कि एस्टैब्लिशमेंट को दबा के, और जिस चीज़ का नाम इन्होंने जमहूरियत रखा है, वो पिछले 75 साल में मुझे दिखाए तो सही कौन सी जमहूरियत इस मुल्क में, और कौन इलेक्शन जीत के आया अवाम के बलबूते पे, वो जरा बता दे मुझे। तो भाई ये मुल्क इसी तरह ही चल रहा है, इसी तरह ही चलेगा। अगर आप समझें, ये जो अफगानिस्तान की मिसाल है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में तो आहिस्ता बेग आहिस्ता साहब फिर ये क्यों नहीं लाते यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दें? फिर व्हाट इज स्टॉपिंग देम? फिर आप लगाएं और फिर तो मुकम्मल स्टेबिलिटी आ जाएगी ना। क्या जरूरत है? आज जो भी जमहूरियत जिसको आप कह रहे हैं या नहीं कह रहे, या आप कह रहे हैं फोर्स जो है वो स्टेबिलिटी है, मेरे लिए तो ये बेहतर है माशाल्लाह से। आपको शायद माशाल्लाह पसंद होगा, अच्छा सर पीसी अपना मशहूरी कर लेगी। नहीं, मुझे क्यों मार्शल लॉ, मैं कह रही हूँ कि स्टेबिलिटी की बात है तो फिर ले आए मार्शल लॉ। नहीं ला रहे ना, किसी वजह से नहीं ला रहे, नहीं लोगों को एक्सेप्ट सूट करेगी। मकसद ये है कि आइडियल मुल्क में आप नहीं रहते। अगर मैं भी ये समझता हूँ कि ये आइडियल मुल्क नहीं है, और हमारे साथ के सारे मुल्क ऐसे ही हैं। आप किसी की ये मिसाल नहीं दे सकते कि आप यूरोप में स्कैंडिनेवियन की मिसाल दे दें, वो एक लीडर देता था रोज, और पौने 4 साल क्या कर दिया। गटर तो नहीं है ना, मुझे क्या पता कि मुझे तो अपने हालात बेहतर करने हैं ना। तो अगर मुझे अपने हालात बेहतर करने हैं, ये ख्वाहिश आप किसी से कैसे छीन सकते हैं? किसी भी बूढ़े या यंग लोग से कैसे छीन सकते हैं? पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो एक खुली हवा के अंदर बात भी करें, अपनी सांस भी लें। आप कैसे किसी इनकी चाहतों को रोक सकते हैं? पीपल विल वोट। और आप देख लें कि लोग अगर आपकी स्टेबिलिटी से खुश होते तो इलेक्शन के रिजल्ट कुछ और होते। इलेक्शन के रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आ रहे तो फिर कहां से आपकी स्टेबिलिटी है? और पार्लियामेंट के आधे लोग बिक जाते हैं। जिस जमहूरियत की आप बात कर रही हैं, वो तो आधे लोग सारी बातें ठीक है, मगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि स्टेबिलिटी किस किस्म की, क्या स्टेबिलिटी? आप इलेक्शन करें, आपको जवाब दे दे, लोग जवाब दे देंगे आपकी स्टेबिलिटी के, क्या सोचते हैं? तो इट्स नॉट अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी डू यू वांट टू लिव इन। नहीं, इलेक्शन सुबह करवा लेते हैं और सुबह करवा ले और ये फिर वापस सेटअप आ जाए, फिर भी आप मुतमिन नहीं होंगी। इलेक्शन आज तक इस मुल्क में कभी फेयर हुए हैं? कोई हुकूमत इलेक्शन से जीत के आई है तो उसका नाम बताएं। यही लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के तलवे आर्गुमेंट ना हुई। अब बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। ये स्टेबिलिटी मैं समझती हूँ, मैं स्टेबिलिटी को बड़ी डिफरेंटली देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि स्टेबिलिटी ये नहीं है कि सबके ऊपर जो भी आपका उबल रहा है देश की, उसके ऊपर आप लिड डाल दें और आप बस आग को नीचे से तेज ही रखें। मैं समझती हूँ वो स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। मैं समझती हूँ स्टेबिलिटी, एक स्टेबल गवर्नमेंट वो होती है जिसके रूट्स हों अवाम के अंदर, जिसके रूट्स हों सोसाइटी के अंदर, ये डिबेट थोड़ी सी और एक लिजिटिमेट हुकूमत समझी जाए। अब आप उसे, मुझे इख्तिलाफ आप जरूर कर सकते हैं, मगर लोग भी थे, वरना आपका इलेक्शन रिजल्ट कुछ और आता। फाइनल वर्ड जी जरा फाइनल वर्ड जरा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ले आओ। किसको लें? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, दे सीम टू बी डूइंग वेल। ठीक है, ये वो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बहुत सारे। डिबेट जरा लंबी है, आपके शो का टाइम नहीं होगा, टाइम खत्म हो गया जी मेरे पास बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। नहीं, इस पे बात अभी तो डिबेट मजेदार हो रही थी। बड़े अच्छे सारे आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे थे। वक्त में खत्म हो गया। यहाँ से होना चाहिए था वैसे। नहीं, इस देखिए ना, क्योंकि इस टाइम जो सेंट्रल क्वेश्चन है, बाकी तो इवेंट्स हैं, सेंट्रल क्वेश्चन यही है जो अभी हम डिबेट कर रहे थे। यही है। और आई थिंक इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अगले शो में आपको यहाँ से आगाज करना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा, अगर इन्हीं मेहमानों के पास वक्त हुआ तो इस सेंट्रल टॉपिक पे मजीद हमें बात करनी है, लेकिन आज के लिए वक्त खत्म हो गया है। आई एम रियली ग्रेटफुल तीनों मेहमानों को उन्होंने ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।